हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आप लोग के डीएलएड 4th सेमेस्टर में जो हिंदी विषय है, इसमें मैं आपको जो आपका पहला टॉपिक है अनिवार्य संस्कृत वह पढ़ा रही थी और उसमें मैंने आपकी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो करा दी हैं। अनिवार्य संस्कृत है तो आप सीधी सी बात यहाँ से मान करके चलिएगा कि आपने जो भी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में संस्कृत में पढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। संस्कृत से नाम हिंदी में पूछे जाते हैं, हिंदी से नाम संस्कृत में, अनुवाद आपके छोटे छोटे वाक्यों के पूछ लिए जाते हैं, या आपको कोई भी एक विषय दे दिया जाएगा, उस पर आपसे 5 या 4 पंक्तियाँ लिखवाई जाएंगी, किसमें? संस्कृत में। तो इस प्रकार से संस्कृत से भी आपके क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका हिंदी साहित्य की विधाएं। विधाओं का मतलब क्या है? विधाओं का मतलब है कि हिंदी का जो साहित्य है आपका वो किस किस प्रकार से लिखा जाता है। तो हिंदी साहित्य की जो मुख्य विधाएं हैं वो आपकी 2 विधाएं हैं। जो मुख्य हैं वो कौन कौन सी हैं? पहली आपकी विधा होती है गद्य और दूसरी विधा जो है वो है पद्य। गद्य क्या होता है? तो गद्य आपका जो गद्य ये लेखन के आधार पर बांटी गई है। गद्य में क्या होता है कि गद्य को जब हम लिखते हैं तब वहाँ पर हमें लय, तुकबंदी, ताल इन सब का ध्यान नहीं देना पड़ता है, सीधे सीधे अपनी बात लिख देनी है। और पद्य जब विधा होती है तो पद्य विधा के अंतर्गत लय, ताल, तुकबंदी इन सब का ध्यान हमको देना पड़ता है। ठीक है, लय हो गया, ताल हो गया, इन सब का ध्यान देना पड़ेगा, तो वो हमारी विधा कहलाती है पद्य। यहाँ पर जो मैंने लिखी हुई है आपकी विधाएं, ये सब मैंने मिक्स करके लिख दी हैं। ठीक है, ये गद्य वाली भी है, पद्य वाली में। गद्य के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? तो गद्य के अंतर्गत आपकी निबंध हो गई, कहानी हो गई, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, नाटक, यात्रा वृत्तांत, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी? गद्य में आ जाएगी। उपन्यास भी आपका किस में आता है? गद्य में ही आता है उपन्यास। और पद्य के अंतर्गत क्या आएगा? तो पद्य के अंतर्गत आपकी आती हैं कविताएं हो गए, भजन हो गए, गीत हो गए, श्लोक हो गए, ये आपकी पद्य के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी हिंदी साहित्य की विधाएं हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2016 में कि हिंदी गद्य की किन्हीं 2 विधाओं के नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं आराम से, कौन कौन सी? नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, ये सारी की सारी क्या है? गद्य हैं। इनके अंतर्गत यानी कि इनको जब लिखते हैं तो उस टाइम पर हमें लय की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि हम जो लिख रहे हैं उसकी लय बननी चाहिए या तुकबंदी होनी चाहिए, इन सब का ध्यान हमें नहीं रखना पड़ता है। ठीक, गद्य लिखते वक्त। पद्य क्या होता है? पद्य से हम शुरू करेंगे। पद्य कविता क्या होती है? तो देखिए पद्य क्या है? पद्य छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी युक्त रचना है, यानी कि इसमें तुकबंदी मिलेगी। इसमें मन के भावों और विचारों को अलंकारिक रूप से प्रस्तुत करते हैं। जैसे आपने कविताएं पढ़ी हैं ना, तो उसमें अलंकार का बहुत प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या है वो कविता अच्छी लगती है सुनने में। तो जो विचार होते हैं वो किस रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं? अलंकारिक रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अंतर्गत गीत, भजन, कविता इत्यादि आते हैं। पद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? कि बच्चों को हम अगर कविता करा रहे हैं तो उससे क्या ये फ़ायदे होंगे, क्या उद्देश्य रहेगा? तो पद्य शिक्षण का सबसे पहला उद्देश्य तो हमारा है क्या? कल्पना शक्ति का विकास करना। ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको गद्य शिक्षण में भी लिख सकते हैं, या आपसे पूछ लिया जाए कहानी शिक्षण का उद्देश्य क्या है, कविता शिक्षण का उद्देश्य क्या है, निबंध शिक्षण का उद्देश्य क्या है? कल्पना शक्ति का विकास करना। नेक्स्ट आपका आ जाएगा सृजनात्मकता का विकास करना, ये भी आप सभी में लिख सकते हैं। इसके बाद कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना। कहानी आ जाए तो कहानियों के प्रति रुचि उत्पन्न करना, नहीं तो आप एक वर्ड क्या लगा दिए सीधे सीधे? हिंदी साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। इसके बाद छंद, रस, अलंकार आदि का ज्ञान कराना, ये पद्य का शिक्षण रहेगा। काव्य, सौंदर्य व रसानुभूति से परिचित कराना, तो ये काव्य के लिए आ जाएगा। जितनी भी आपकी कविताएं होती हैं, पद्य होता है, वो कितना सुनने में भी कितना सुंदर लगता है। जैसे आपने बिहारी जी के दोहे सुने होंगे, तो गागर में सागर वाला काम करते ना वो, यानी कि जब उनको सुनो तो बहुत आनंद मिलता है और उसका जो अर्थ निकलता है वो बहुत ही ज़्यादा एक सीख हमें दे करके जाता है। तो पद्य की यही खासियत है कि पद्य जो है वो बहुत अच्छा लगता है, आनंद का अनुभव होता है। तो इस जो पद्य है या काव्य है, इसके सौंदर्य का भी अनुभव कराना बच्चों को, ये सारी पद्य शिक्षण की विशेषताएं रहेंगी। आप यहाँ पर और भी लिख सकते हैं अपनी तरीके से।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पद्य शिक्षण की क्या क्या विधियां हैं, किस तरीके से हम पद्य शिक्षण करा सकते हैं। तो इसमें आपकी अभिनय विधि आ जाएगी, नाट्य व बाल गीत विधि आ जाएगी, नाटक करते हुए गीत के माध्यम से व्याख्या विधि आ जाएगी, अर्थ व बोध विधि आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पद्य शिक्षण आ जाए, कविता शिक्षण आ जाए, सेम चीज़ आपको लिख देनी है। आते हैं कहानी पर। तो कहानी क्या होती है, कहानी जो है वो, अच्छा गद्य की मैंने यहाँ बात क्यों नहीं की, गद्य में आपको समझा चुकी हूँ। गद्य में क्या होता है, एक ऐसी रचना हिंदी साहित्य की जिसमें लय, तुकबंदी, इन सब का ध्यान नहीं देते हैं। तो आप लिखेंगे गद्य जो है हिंदी साहित्य की हिंदी साहित्य की लय, तुकबंदी, ताल, छंद, इन सब से मुक्त रचना होती है, यानी कि इनका ध्यान इसमें नहीं दिया जाता, वो कहलाता है गद्य। गद्य में आपकी सबसे पहली जो विधा है कहानी, कहानी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। कहानी क्या होती है, तो हिंदी साहित्य या गद्य, हिंदी में जो गद्य साहित्य है उसकी सबसे लोकप्रिय जो विधा है वो कहानी ही होती है। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी पक्ष चाहे वो जीवन से जुड़ा हुआ हो या फिर नहीं भी जुड़ा हुआ हो, तो जब हम उसका वर्णन करते हैं ना, तो उसमें कल्पनाएं डालते हुए, यानी कि कुछ हम उसमें एक तो सच्चाई भी उसमें डालते हैं और साथ साथ अपनी काल्पनिक चीज़ों को भी मिला करके पेश कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए जो वर्णन होता है वो कैसा होता है, बहुत ही रोचक होता है। जैसे कि आप मूवी देखते हैं या सीरियल देखते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कुछ ना कुछ कहानियाँ चल रही होती हैं, तो एक जो एक्चुअल कहानी होती है, रियल में जो कहानी हुई होगी, कहीं ना कहीं सुनी होगी बात, उसमें क्या किया, अपनी भी कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई। ठीक है, तो कहानी का मतलब ही क्या है, अपने जीवन के किसी भी पक्ष में आप कल्पना को मिश्रित करते हुए उसका वर्णन कर दो रोचक तरीके से, वही कहलाता है क्या, कहानी। रोचक या मार्मिक वर्णन कहानी होता है। कहानी शिक्षण के उद्देश्य क्या रहेंगे, तो पहला है सृजनात्मकता का विकास करना, कल्पना का विकास करना भी आप लिख सकते हैं, नैतिक मूल्यों का विकास करना। आपको पता है जब छोटे पे आपने दादी व नानी के द्वारा जो भी कहानियाँ सुनी होंगी, कहीं ना कहीं वो आपको ऐसी कहानियाँ सुनाती थी जिनसे क्या है, आपको कुछ ना कुछ शिक्षा मिले, कोई ना कोई सीख मिले। ठीक है, चाहे वो किसी की भी आपको कहानी सुनाई गई हो, तो वो क्या करती हैं, हमारे अंदर नैतिक मूल्यों को भी विकसित करती हैं। तो इसीलिए कहानियों का उद्देश्य ये भी रहता है नैतिक मूल्यों का विकास करना। चारित्रिक विकास भी आप यहाँ लिख सकते हो, चरित्र का विकास करना, चारित्रिक विकास करना ये भी हो जाएगा। कल्पना तर्क शक्ति का विकास करना, हिंदी साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना और विभिन्न शैलियों से परिचित कराना। तो ये कहानी शिक्षण के उद्देश्य रहेंगे। निबंध क्या होता है, शॉर्ट में डेफिनेशन ये पूछ ली जाती है, निबंध क्या है, तो निबंध जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जो है आपका निह प्लस बंध, अर्थात जो क्या है, बंधा हुआ होना है, मतलब इसमें जो विचार होंगे वो क्या होंगे, बंधे हुए होंगे। ठीक है, यानी कि बंधे होने का मतलब ऐसा नहीं कि बांध के उस किसी रस्सी से डालना है ना, जो भी हमारे विचार या जो भी हम भाव प्रस्तुत करेंगे वो क्रम से प्रस्तुत करेंगे। जब निबंध आपके एग्जाम में लिखने को आता होगा, ऐसे आता है ना, सबने ऐसे राइटिंग करी है, कहीं ना कहीं सबने हिंदी में भी निबंध लिखे हुए हैं, आपके 10th या 12th में जब दिया होगा एग्जाम, तो निबंध में क्या करते, अपनी बात को हमें अपनी ही भाषा में प्रस्तुत करना है, लेकिन जो भी हम विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं उनको क्रम से प्रस्तुत करते हैं, यानी कि उचित क्रम में अपने भावों को व्यक्त करना ही कहलाता है निबंध। ठीक है, जैसे आपने निबंध किस किस पे लिखे होंगे, गाय पे लिखा होगा। ठीक है, और बड़े स्तर पे जब आते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण हो गया, इन सब पे निबंध आते हैं। शॉर्ट नोट आपके बेसिक में, इसमें ये कहते हैं डीएलएड है, इसमें आपका शॉर्ट नोट दे दिया जाएगा कि दीपावली है तो इस पे लिखिएगा, या त्यौहार है तो इस पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। निबंध आपको यहाँ 2 पेज का या 4 पेज का नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है वहाँ पर कि आप 4 पेज भर रहे हैं। सिर्फ इतना लिखो कि शॉर्ट में बात अपनी प्रस्तुत कर दो, लेकिन क्रम से। जैसे किसी महापुरुष पर भी आ रहा है तो पहले उनका जन्म स्थान और थोड़ा बहुत हम उनके बारे में लाइन अच्छी से कुछ डिस्क्राइब कर देते कि हाँ ये इस काल के थे, या ऐसी चीज़ें वहाँ लिख दी जाती हैं। इसके बाद आते हैं जीवनी और आत्मकथा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, लगभग ये हर साल आया हुआ है। या तो जीवनी किसे कहते हैं या आत्मकथा किसे कहते हैं, या दोनों में अंतर क्या है। तो जीवनी का मतलब क्या होता है, बहुत ही बेसिक चीज़ मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर। जीवनी का मतलब क्या है
और आत्मकथा का मतलब क्या है? जीवनी हम सब लिखते हैं, एग्जाम में आती है ना, कबीरदास का जीवन परिचय लिखिए, तुलसीदास का जीवन परिचय लिखिए, यही क्या होती है? जीवनी होती है। तो जीवनी वह रचना है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति के जीवन की घटनाओं या क्रियाकलापों आदि का वर्णन किया जाता है। किसी दूसरे व्यक्ति की, जीवनी का मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में वर्णन कर देना ही क्या है? जीवनी। और आत्मकथा का मतलब होता है खुद के बारे में बताना, वो क्या है? आत्मकथा, यानी कि अपनी कथा कहना। आत्म मीन्स अपनी, कथा मीन्स कहानी, अपनी कहानी बताना है। यह किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के किसी विषय या घटना का विशेष वर्णन है, अर्थात जो भी व्यक्ति होगा उसके स्वयं के जीवन के संदर्भ में लिखी गई रचना को ही हम क्या कहते हैं? आत्मकथा। यानी कि अपने, ऐसे आप खुद के, आपके जीवन में कोई घटना घटित हुई हो और आप उसका वर्णन करें, उसको किसी उसमें लिख दें, वो क्या कहलाएगी? आत्मकथा कहलाएगी। और आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जब लिखेंगे तो वो कहलाएगी उसकी जीवनी। जैसे हम लोग एग्जाम में किसकी लिखते हैं? कबीरदास या तुलसीदास, जिसकी भी पूछी जाए, यानी कि उनका हम वर्णन कर रहे हैं। चलो, इनमें अंतर है क्या? तो देखो, जीवनी क्या होती है? जीवनी में किसी अन्य विशेष व्यक्ति या घटना का वर्णन किया जाता है। कोई दूसरा व्यक्ति है, उसकी घटना, उसके जीवन की घटना का वर्णन करेंगे। और आत्मकथा में स्वयं की घटना का वर्णन करेंगे, स्वयं के जीवन में कुछ घटित हुआ होगा उसका वर्णन करेंगे। जीवनी में क्या होता है? यह आवश्यक नहीं कि लेखक जीवनी लिखने वाले से परिचित हो, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके बारे में हम लिखने जा रहे हैं उससे हम परिचित ही हों। किसी ने अगर हम कहीं से उसकी जानकारी इकट्ठी करके भी लिख सकते हैं, जैसे कबीरदास या तुलसीदास या सूरदास हो गए, मैथिली शरण गुप्त हो गए। ज़रूरी नहीं कि हम उनसे परिचित हैं, या ज़रूरी भी नहीं कि हमने उन्हें देखा है, किसी ने भी नहीं देखा होगा, ना कोई पर्सनली उनसे मिलने गया होगा, और मिल भी नहीं सकते कि वो हैं ही नहीं। तो सीधी सी बात है, हमने उनकी जो उनके बारे में जानकारी कहीं ना कहीं किसी पुस्तक से या किसी ऐसे सुनी हुई है, उसी चीज़ को हम लिख रहे हैं, तो वो क्या हो गई? जीवनी हो गई। और इसमें क्या है कि जो भी हम लिखने जा रहे हैं वो हमारी क्या है? निजी गहराइयाँ हैं, निजी बातें हैं। ठीक है, चलिए, यह वस्तुनिष्ठ होती है और ये जो आत्मकथाएं होती हैं वो क्या है? आत्मनिष्ठ होती है, यानी कि अपने से जुड़ी हुई होती हैं। और जो जीवनी होती हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती हैं, जैसे हम लिख रहे हैं किसी और की जीवनी। और जो आत्मकथा होती है ये हमेशा लेखक के द्वारा स्वयं ही लिखी जाती है। जो लेखक है वो खुद ब खुद लिखेगा। इसमें जो लेखक होता है वो किसी दूसरे के बारे में लिखता है। लेखक जो वो है किसी दूसरे के बारे में लिखेगा जीवनी में। बस यही मेन डिफरेंस है इनका, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसको बस अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी एकांकी वगैरह पूछी नहीं जाती इतनी, फिर भी एकांकी का मैं आपको बता दूं, किसी एक ही टॉपिक पर विस्तृत करके हमको गहन वो करना एकांकी में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए आज फिर हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें मैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो जीवन परिचय रहेंगे आपके पूछे गए हैं कबीरदास वगैरह के, मेनली जो आपसे पूछे जाते हैं वो कबीरदास और तुलसीदास के ही पूछे गए हैं, वो मैं आपको करा दूंगी। और आपकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं रहेंगी वो मैं आपको बता दूंगी। कोशिश रहेगी कि इन्हीं से आपकी जो रचनाएं हैं कोई ना कोई एग्जाम में आपको लेखक और रचना मिल जाए। ठीक है, चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।